हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये ना इसका थर्ड पार्ट है, बाकी दो पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि डियर एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि आपका सीटेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ बिहार स्टेट बीपीएससी किसी भी अन्य कॉम्पिटिशन के लिए। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे रजिया सुल्तान जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ना हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए रजिया सुल्तान जो है ना ये आपके सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, और इसको 1236 में जो है सिंहासन पर बैठाया गया था। लेकिन जो थे ना उससे खुश नहीं थे लोग, क्योंकि वो एक लड़की थी, ठीक है, तो एक रानी थी, तो इसलिए उससे प्रश्न नहीं थे, और इसलिए 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। देखिए इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, ये स्वीकार किए थे कि आपका जो रजिया सुल्तान है ना वो भाई लोग से ज़्यादा सक्षम है, फिर भी उसको रानी के मतलब कि रानी के रूप में मतलब एक रानी को शासक के रूप में वो स्वीकार नहीं किए थे, ठीक है। तो ये मिन्हाज ए सिराज याद रखिएगा कि कौन से इतिहासकार ने ये स्वीकारे थे, ठीक है। तो इससे रजिया सुल्तान से ना ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए खलजी और तुगलक ये ऐसे शासक थे डियर जो ना बदगा का इस्तेमाल करते थे, यानी गुलाम का इस्तेमाल करते थे, और गुलाम जो थे ना ये एक बेटे से बढ़कर थे इन लोगों के लिए, और उस पर वो बहुत ही मतलब कि विश्वास करते थे, और गुलाम लोग भी काफ़ी वफादार होता था। तो पता है ये आश्रित और जो निम्न वर्ग के लोगों थे ना तो उसका वो इस्तेमाल करते थे इसके लिए, गुलाम के लिए। इसके साथ साथ जो राजनीतिक पद पर जो बैठाते थे लोगों को, तो वो इन्हीं लोगों में से लाते थे, ठीक है, निम्न वर्ग के लोगों को। तो उन लोगों का कहना ये था कि ये लोग जो है ज़्यादा वफादार होते थे, तो इससे क्या होता था ना जो ऊंचे लोग रहते थे ना उन लोगों को धक्का लगता था, ठीक है। तो फारसी तवारिख के जो लेखक थे ना, तो ये जो निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद देते थे, तो इसका ये आलोचना किए थे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कई नीचे नीचे लोगों को लाके बड़े बड़े पोस्ट दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका अजीज खुमार नामक कलाल, ये शराब बनाने और बेचने वाला था। फिर फिरोज हज्जाम नामक नाई, ठीक है। फिर मनका तवाख नमक बावर्ची और लड्डा तथा पीआर नामक मालियो, ठीक है। इन लोगों को इन्होंने बड़े बड़े प्रशासनिक पद दिए थे। तो पता है एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने क्या कहा कि इन नियुक्ति को लेकर सुल्तान के बारे में क्या कहे थे कि ये राजनीतिक विवेक का नाश है, मतलब इन लोगों को राजनीतिक करना नहीं आता, तभी तो ये छोटे छोटे लोगों को ला के एक निम्न वर्ग और आश्रित लोगों को ला कर बड़े बड़े पद दे रहे हैं। तो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो मतलब कि अच्छे अच्छे घरों से जो बड़े लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के इन्होंने आलोचना की थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो देखिए जैसे पहले सुल्तान किया करते थे, वैसे ही आपका खलजी और तुगलक जो है अपने शासकों ने भी जो है अपने सेना नायक को जो है आपका मतलब अलग अलग क्षेत्र देते थे, उसके लिए सूबेदार नियुक्त करते थे, और अलग अलग जो क्षेत्र देते थे उस क्षेत्र को इक्ता कहते थे, मतलब इलाके, और उसे संभालने के लिए जो अधिकारी को नियुक्त किया जाता था ना उसको इक्तदार कहते थे, या हम लोग मुक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये मुक्ति का ये फर्ज था ना सैनिक अभियान का नेतृत्व करता था, और इसके साथ साथ मतलब कि अपना इक्ता मतलब क्या हो गया, वो इलाका हो गया, तो वहाँ पे कानून और व्यवस्था बनाए रखता था, ठीक है। तो इसके लिए उसको रकम का जरूरत पड़ता था सैनिक को देने के लिए। तो पता है ये जो कर था ये कहाँ से रहता था, तो वही उसी इलाके के राजस्व वसूली किया करता था, ठीक है। तो राजस्व के रूप में मिली रकम को ही वो सैनिक को तनख्वाह के रूप में देता था। तो देखिए अब मुक्ति लोग जो है उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को इतने बड़े बड़े औहदा दिए जा रहे हैं, तो उन लोगों पे काबू पाना भी तो ज़रूरी है। तो पता है उन लोग क्या करते थे, इन लोगों के लिए इन लोगों को बस कुछ ही समय के लिए रखा जाता था, फिर बाद में इन लोगों को हटा दिया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं होता था कि भाई तुम हो तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा हो रहेगा, वो भी यही काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता था, बस कुछ ही समय के लिए रखा जाता था।
और एक चीज़ है कि मुक्ति लोगों द्वारा जो आपका राजस्व का जो धन एकत्र किया जाता था, ठीक है ना, जो कर लिया जाता था, तो उसका भी हिसाब करने के लिए राज द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से करप्शन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है उस समय भी, ठीक है। अब ये जो है, और इस बात का भी ध्यान दिया जाता था कि जो राज्य जो है, जो कर आपका लगाया है कि भाई इस पे इतना कर लगना चाहिए, इस पे इतना कर लगना चाहिए, तो वही कर जो है आपका ये ले, ठीक है, उससे ज़्यादा ना ले, और ये उसी के हिसाब से जो है ये सैनिक का तनख्वाह भी दे, ठीक है। तो इस सारी बातों का जो है ध्यान रखा जाता था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी, यानी जब अंदर अंदर इलाके में अपना अधिकार जमाने लगे, तो वहाँ के जो अमीर जमींदारी को भी अपना सत्ता के आगे झुकना पड़ा, ठीक है, मतलब इनकी सत्ता के आगे झुकना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार जो है ये छीन लिया गया था, और बल्कि स्वयं उन्हें भी चुकाने के बाध्य किया गया था, ठीक है, यानी उससे छीन के अधिकार और उन्हें भी कर जो है चुकाना पड़ता था। सुल्तान के प्रशंसकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, और उसमें 3 तरह का कर था, ठीक है, याद रखिएगा 3 तरह का कर था। पहला कृषि पर, यानी जिसे हम लोग खराज कहा जाता है, जो किसान की उपज पर लगता था, उपज के 50%, मतलब अगर वो 100 रुपया कमा रहा तो 50 रुपया उन लोगों को कर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा था। फिर मवेशियों पर, घरों पर, इन 3 चीज़ों पे जो है कर लगता था। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में था, और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ था कि गंगा की जो आपका मतलब मैदानी इलाके और जंगल जो आता था, तो जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, ठीक है, उन लोगों को भी, उन इलाकों को भी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है, जो जबरदस्ती अपने अधिकार जमा लिए थे, लेकिन वो ज़्यादा देरी के लिए नहीं था, ठीक है। तो सरदार और उनकी किलेबंदी, थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो इस तरीके से बॉक्स में आता है, ठीक है। तो देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि, इब्न बतूता क्या बताया अपने सरदार के बारे में, देखिए, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बाँस की झुरमुट्टों में भी रहते थे। देखिए, यानी वो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी इलाके थे उसमें किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी तो बाँस के जो बनता था ना उसमें भी बना के रहते थे, और पता है इसमें ना जल्दी आग भी नहीं लगता था। तो कुल मिलाकर बहुत ही ये मजबूत था, और सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते था। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्र व वर्षा का जल, इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल से घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बाँसों को काट डालते थे, ठीक है। तो देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को अपना मतलब कि धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगलों के धावे बढ़ गए, और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों का एक विशाल स्थानीय सेना जो है खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था। तो देखिए, 1226 के बाद क्या था कि दिल्ली तथा आगरा का पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य था। किसका था? सैयद और लोधी का राज्य था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में जो है स्वतंत्र शासक जो है मतलब बन गया था, और उनकी राजधानियाँ जो थी समृद्ध थी, और राज्य भी बहुत फला फूला था। तो इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक जो है समूह में भी मतलब कि इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे शासन भी आए थे। तो इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे
कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन जो था बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से जो है चल रहा था। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो शेर शाह सूरी, ठीक है, ये 40 से लेके 1545 तक बिहार में अपने चाचा की एक छोटे से इलाके के में प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, इनकी उन्नति इतनी हुई कि वो मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर 40, 55 से लेकर 56 तक को चुनौती दी और उसको हरा दिया। और शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 56 से लेकर 1605 बहुत ही लंबे समय तक किए थे, ने जब मुगल साम्राज्य को सम्मिलित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो देखिए ये जो मुगल सम्राट है आपका महान सम्राट अकबर, इन्होंने भी जो है शेर शाह की जो प्रशासन व्यवस्था है तो उसी को ये जो है अपनाए थे। ठीक है, इसका शासनकाल याद रखिएगा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। क्लियर है? तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 इसका MCQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आपकी क्वेरीज़ को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।